हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वाई फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ग्रेविटेशन में आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग आज प्रूव करेंगे, ठीक है। सो केपलर के एक लॉ से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले केपलर का हम लोग लॉ लिख लेते हैं और एक और चीज़ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। पहले केपलर का लॉ, केपलर का प्लैनेटरी मोशन में एक लॉ है, केपलर प्लैनेटरी मोशन लॉ, ठीक है। ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई प्लैनेट है। सपोज करो कि एक कोई प्लैनेट है और ये रिवॉल्व कर रहा है किसी एक सर्कल पाथ में, ठीक है। सपोज करो कि एक सर्कल पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है। ये ए जैसे एक प्लैनेट है और वैसे ही एक बी भी आइडेंटिकल नहीं, एक दूसरा प्लैनेट, ठीक है। बी इससे थोड़ा बड़ा है या फिर छोटा है, जो भी कह दो। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी को, ठीक है। ये बी भी रिवॉल्व कर रहा है एक दूसरे सर्कल को, ठीक है, उसी को रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आया? बहुत अच्छा। सो ये बी रिवॉल्व करे या फिर इसमें नहीं, ऑर्बिट को ही तो रिवॉल्व करे, सेंटर किसी ना किसी चीज़ को। ये सन है सेंटर में आप लोग देख रहे हो सन है, और ये इसका ऑर्बिट है बी का ये ऑर्बिट है और ये रहा बी, ठीक है। सो केपलर का प्लैनेटरी मोशन का लॉ क्या कहता है? केपलर का प्लैनेटरी मोशन का लॉ कहता है कि ए से जो सन का डिस्टेंस है, ठीक है, ए से सन का डिस्टेंस और बी से सन का डिस्टेंस, ए से सन का डिस्टेंस पहले लेते हैं, इसको हम लोग आर ले लेते हैं। क्या? आर। ए से सन का डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं और बी से सन के डिस्टेंस को, ए से सन के डिस्टेंस को आर ले लिया, R1, क्या? R1, और बी से सन के डिस्टेंस को R2, क्या? R2, ठीक है। R2 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको R1, ए से सन के डिस्टेंस को, ए से और सन तक के डिस्टेंस को हमने ले लिया, R1, R और नीचे हमने 1 लिखते हैं, नीचे लिखा है ऊपर नहीं। वहीं बी वाले डिस्टेंस को हमने ले लिया, बी से सन तक के डिस्टेंस को R2, R ऊपर और 2 नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये पूरा टाइम लेगा, ठीक है, ये जो पूरा टाइम लेगा ए वापस रिवॉल्व करके वापस यहाँ तक आने को, उसको हमने कह दिया T1। क्या कह दिया? T1। ये R1 तो ये T1, और बी जो पूरा टाइम लेगा उसको कह दिया T1, T2 कह दिया, ठीक। क्या कह दिया? T2, ठीक है। बी जो पूरा एकदम टाइम लेकर वापस यहाँ पे आएगा उसको T2, और ए जो पूरा टाइम लेके यहाँ पे आएगा उसको T1। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो केपलर का प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो R³ होगा, R³ वो प्रोपोर्शनल होगा T² के। क्या प्रोपोर्शनल होगा? T² के। समझ में आया? ये जो R³ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा T² के। ये किसी भी प्लैनेट के, यहाँ पे 2 प्लैनेट एग्जांपल के लिए, किसी भी प्लैनेट के, ये ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी भी प्लैनेट का हो। सो यहाँ पे अगर R1 या T1 या फिर R2 का स्क्वायर, R2 का क्यूब प्रोपोर्शनल है T का स्क्वायर, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज़ ये डिनोट करता है। मतलब R³ मतलब डिस्टेंस जो उनका है सन से, मीन डिस्टेंस, सन से उनका मीन डिस्टेंस का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड टेकन फॉर रिवोल्यूशन, ठीक है, टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टेकन फॉर रिवोल्यूशन। सो मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, इसका जो है आपका क्यूब, ठीक है, क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। क्या? टाइम का स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? एक कांस्टेंट लगाना होगा। अगर R³ इक्वल करना है हमें T² के, तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो वो हो जाएगा K। सही है, K हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। अगर सपोज करो कि ये 1 है और ये 2, जो कि अभी हमने लिया था कि ए से सन तक का डिस्टेंस R1 है और बी से सन तक का डिस्टेंस R2, वैसे ही उनका टाइम पीरियड T1 है और T2। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे T1 और हम लोग यहाँ पे R1, ठीक है, और यहाँ पे R³ का 2 और यहाँ पे हम लोग K और फिर T² 2, ठीक है। ऐसे लिखने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं है। R³ इक्वल्स K, R³ 1 डिवाइडेड बाय R³ 2 इक्वल्स T² 1 डिवाइडेड बाय T² 2, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ K लगा दिया तो ये इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही है। अब क्या होगा? K एक दूसरे को काट देंगे। क्या होगा? ये जो K है इसको काट देगा। सो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? हमारे पास लास्ट में बचेगा कि R³ R अगर कोई एक प्लैनेट है जिसका कि डिस्टेंस है सन से 1, R1 टू द पावर क्यूब और R2 टू द पावर 3 मतलब क्यूब, R2 क्यूब
वही इक्वल होगा T1 स्क्वायर के और T2 स्क्वायर के। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया हमारा, हमने अभी निकाला आपके सामने, देख लिया आपने, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसके साथ अब एक दूसरी चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, एक दूसरी चीज़ हमें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। वो क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे सॉल्व करना होगा तो हमें जगह मिलेगा। एक दूसरी चीज़ हमें बताई जाती है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर। अब ये वी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर किसको, ये भी देखते हैं। सपोज करो कि कोई एक सर्कल में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, किसी एक स्पीड से, वेलोसिटी नहीं होती, स्पीड वी से, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है किसी के स्पीड वी से, उसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन है रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। तो हम ये बोलते रहते हैं कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल के सर्कमफ्रेंस वाले पाथ में, और तो उसका जो स्पीड है मान लो v है और उसका जो रेडियस है वो r है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा वी स्क्वायर बाय आर। क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर, मतलब स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस, स्पीड स्क्वायर बाय रेडियस। अब इसका डेरिवेशन क्या है, इसके पीछे का कहानी क्या है, ये आपको हायर स्टैंडर्ड्स में मिलेंगे, क्लास 11 12 में आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए इंतजार करो, आराम से बैठे रहो। समझ में आ गया। सो ए इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर, समझ में आया, बहुत अच्छे। अब ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक सर्कमफ्रेंस, सर्कल है और ये एक सर्कमफ्रेंस। अब क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है और इसका ये सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, सही है 2 पाई आर। अब हमने यहाँ पे 2 पाई आर क्यों लिखा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। सो ये पूरा डिस्टेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, सही है। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, सो ये स्पीड को रिप्रेजेंट करें, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब रेडियस, आर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, आगे जब इसको देखेंगे, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर और बाय आर। आर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, आर ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर आर हो जाएगा। और ये जब एक दूसरे को काटेगा, सो ये टी बाय आर कट जाएगा, सो ये आपका बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। सही है, यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया हमने, इस पूरी इक्वेशन को तोड़ के यहाँ पे ला दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हमने तोड़ के यहाँ पे ला दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, हमने एक चीज़ पढ़ा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो हमें बताता है क्या कि फोर्स इक्वल्स एम ए, क्या, फोर्स इक्वल्स एम ए, सही है। हमने ए को यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है। ए इक्वल्स हमने क्या प्रूव कर दिया, ए इक्वल्स हमने प्रूव कर दिया कि 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर, ठीक है। हमने ए को हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सो अगर हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो फोर्स इक्वल 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। फोर्स इक्वल सो इंटू एम जब करेंगे, सो एम उधर चल जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एम को हम लोग यहाँ पे जगह दे देंगे, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इक्वल्स क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एम बाय टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने क्या किया, एक्सेलरेशन हमने देखा कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड स्क्वायर बाय डिस्टेंस, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। वी को हमने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ये हो गया पूरा सर्कमफ्रेंस, बाय टाइम हमने उसको आगे, और बाय आर मतलब डिस्टेंस बाय रेडियस, ठीक है। हमने उसको तोड़ा तो ये हमारे पास ये वैल्यू आया 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आया, हमने सब्स्टिट्यूट किया फोर्स को इस वैल्यू के साथ, फोर्स इक्वल एम में, तो हमने सब्स्टिट्यूट करके हमने ये वैल्यू पा ली, सही है। फोर्स को हमने ये वैल्यू पा ली, सही है, बहुत अच्छे। अब सपोज करो कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दो प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं अलग अलग स्पीड के साथ, अलग अलग उनका रेडियस है, अलग अलग टाइम पीरियड है दोनों का, ठीक है, अलग सब चीज़ अलग अलग। सो जो ए है, ठीक है, जो ए है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका जो फोर्स है टोटल वो है F1, उसका जो फोर्स है F1 जो कि इक्वल है 4 पाई स्क्वायर, पाई का तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका जो रेडियस है वो है R1। जब भी हम R1 बोल रहे हैं तो समझ लो कि 1 जो है वो नीचे है और वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए वाले जितने भी चीज़ें हैं उसको हम R1 से डिनोट करेंगे।
और उसका जो मास है वो है m1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर 1। टी स्क्वायर 1 क्यों बोला, टी स्क्वायर 1 क्यों बोला, टी स्क्वायर यहाँ पे 1 क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि ये 1 मतलब ए, ठीक है, 1 ए को रिप्रेजेंट करे। सो ये प्लेनेट ए का टाइम पीरियड है, प्लेनेट ए का टाइम पीरियड का स्क्वायर है, प्लेनेट ए का टाइम पीरियड है, ठीक है। और वैसे ही फोर्स F2 जो है ये बी के टाइम पीरियड, ये बी का पूरा कहानी बताएगा, ठीक है, बी के पूरा कहानी बताएगा। तो इसको लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर R2 M2 बाई टी स्क्वायर 2, ठीक है, T2 स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब आगे जब हम लोग देखेंगे, सो अगर हम लोग फोर्स 1 डिवाइडेड बाय फोर्स 2 करें, ठीक है, फोर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको देखते हैं। सो 4 पाई स्क्वायर R M1 बाय टी स्क्वायर 1 इंटू टी स्क्वायर 2 बाय फोर्स 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर R2 और M2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैसे, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, जब आपका डिवाइड होगा, जब ये नीचे ये डिवाइड होता तो वो उलट पुलट हो जाता है। आपको पता है कि A डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इक्वल्स ए बाई बी इंटू डी बाई सी, ठीक है, आपको ये पता है। सो उस केस से हमने इस चीज़ को निकाल लिया, ठीक है। अब 4 से ये 4 कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। अब आप बोलोगे आर से आर काट दो, एम से एम काट दो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर काट दो, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ को दिखा रहे हैं। ये टी वन स्क्वायर दिखा रहा है, मतलब ए के वैल्यू को दिखा रहा है। ये T2 स्क्वायर दिखा रहा है, मतलब वी वाले प्लैनेट बी के चीज़ों को दिखा रहा है। ये R2 दिखा रहा है, R2 मतलब प्लैनेट बी के रेडियस को दिखा रहा है। ये M2 प्लैनेट बी के मास को, ये R1 प्लैनेट ए के मास को, ये M1 प्लैनेट ए के मास को। समझ में आया? बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। जब हम लोग इसको आगे देखेंगे, ये जब आगे आपका आएगा तो ये हो जाएगा R1 M1 टी स्क्वायर 2 बाय R2 M2 और टी स्क्वायर 1, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे लिखते हैं। सो R1 M1 और ये जो टी स्क्वायर है, ठीक है, और R2 M2। अब यहाँ पे चीज़ देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था टी स्क्वायर 1 और टी स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे वो सेम चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस ये 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 था, तो दोनों को फ्लिप कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने यहाँ पे पढ़ा था आर क्यूब इक्वल टी स्क्वायर, तो हम लोग इस वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा आर क्यूब टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब टू द पावर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये एक आर है और यहाँ पे ये 3 आर है, ठीक है। यहाँ पे आर क्यूब है मतलब 3 आर है, आर क्यूब है मतलब 3 आर है, और यहाँ पे भी आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब होगा दोस्तों, आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब है मतलब 3 आर, यहाँ पे भी आर क्यूब मतलब 3 आर, यहाँ पे सिर्फ एक आर मतलब एक आर है, और यहाँ पे भी एक आर मतलब एक आर है। ये 2 को रिप्रेजेंट करना मतलब इस वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ये 1 को रिप्रेजेंट करना मतलब इस वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जब इससे ये कटेंगे और इससे ये कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा M1 आर स्क्वायर 2 और M1 आर स्क्वायर 1, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, सही है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं M1 R1 1 और M2, सॉरी यहाँ पे M2 होगा, मैंने M1 लिखा, M2 यहाँ पे M2 होगा, M2 और आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा दोस्तों, आर स्क्वायर 2, ठीक है। ये नीचे जो वैल्यूज़ मैंने कहीं कहीं पे अगर मान लो कहीं गलती से लिखा गया हो तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, आप देख लो कहीं गलती से अगर लिखा गया हो तो, ठीक है। सो लेकिन आप लोग समझ रहे हो क्या मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक बार देख भी लूँगा। सो यहाँ पे हमने इस चीज़ को यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। ये जो आया था हमारा M1 आर स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी डिवाइड का एक साइन लगाना होगा। ये कैसे डिवाइड का साइन कैसे लगा, ये कटम कुटी किया, ये तो समझ में आता है, और उसको ला के फिर ये कटम कुटी करके यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये समझ में आता है। लेकिन ये फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन कैसे लगा, प्रोसेस को इन्वर्ट कैसे करो, a बाई बी इंटू डी बाई सी कैन बी इक्वल टू a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, ठीक है, उसी हिसाब से हमने इसको इक्वल कर दिया, सही है, उसी हिसाब से हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, सही है। अब ये एक्चुअली शुरुआत से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शुरुआत से रिप्रेजेंट करता है फोर्स 1 बाय फोर्स 2 इक्वल हो गया आपका M1 आर स्क्वायर 1 बाय M1 आर स्क्वायर 2, M2 आर स्क्वायर 2, ठीक है, M2 आर स्क्वायर 2, सही है। ये चीज़ अब रिप्रेजेंट हो गई।
तो अब इस इक्वेशन से, ठीक है, इस वाले इस पूरे कहानी से हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वायर। कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आप लोग चेक कर लो। अगर कोई भी चीज़ a बाई बी इज इक्वल्स टू सी, इफ़ a बाई बी, ठीक है, if a by b is equals to c, then a by b is proportional to c. if a by b is equals to c, then a by b is also proportional to c. इसी के लिए हम if f1 divided by f2, f1 divided by f2 equals m1 divided by r square 1 divided by m2 r square 2 divided by, यहाँ पे डिवीजन का एक साइन लगाना, हाँ वहाँ पे है डिवीजन का साइन, तो हम यहाँ पे इक्वल इसको लिख सकते हैं। ये एकदम सेम है ये कहना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वायर, m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमने ये चीज़ लिख दी तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। ये दोनों चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसके मास के प्रोपोर्शनल तो मास के प्रोपोर्शनल लिख दिया, अगर ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्रूफ हो गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्रूफ हो गया। कैसे किया एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते ताकि अगर कहीं हमारे गलती हो भी गई हो गलती से भी तो वो हमसे सही हो जाए, ठीक है। गलती से अगर कहीं गलती हो भी गई हो तो वो सही हो जाए। हमने पहले क्या किया, हमने निकाला कि आर क्यूब बाय आर क्यूब इक्वल टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। कैसे निकाला, केपलर के प्लैनेटरी लॉ से, आप लोग देख लेना, ठीक है, वैसे निकाला। फिर हमने कहा कि ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मतलब अगर एक सर्कल में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसका जो स्पीड का स्क्वायर होगा बाय डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस ऑफ दैट सर्कल इक्वल्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बोला वी स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। सो इसको हमने क्या यहाँ पे ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, फोर्स इक्वल एम में से, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल एम में, तो इस वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया। तो फोर्स इक्वल हमारा क्या आ गया, फोर्स इक्वल 4 पाई स्क्वायर आर एम बाई टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, दो प्लैनेट्स लिए ए और बी, उनके ऊपर हमने फोर्स माना कि F1 और F2 लग रहा है, दोनों को लिखा है यहाँ पे, F1 डिवाइडेड बाई F2 किया, दोनों के जब वैल्यूज निकाले तो हमारे पास ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया। जब हमने टी स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों को आर क्यूब से सब्सटीट्यूट किया, क्यों आर क्यूब से सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, तो आर क्यूब से सब्सटीट्यूट किया और यहाँ पे आर ने इस आर को काट दिया और इस आर ने यहाँ पे इसको काट दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, m1 इंटू आर स्क्वायर 2 और डिवाइडेड बाय m2 इंटू आर स्क्वायर 1, ठीक है। ये हमारे आ गया जो कि हमने इक्वल कर दिया m1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे कि हमारा आगे का यहाँ का ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया, जिससे कि हमने ये बोल दिया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या, m बाय आर स्क्वायर, m बाय आर स्क्वायर का अगर फोर्स प्रोपोर्शनल तो फोर्स प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर स्क्वायर का और फोर्स प्रोपोर्शनल है m के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देखो, समझो जाके, और क्या कह सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।